दो दो पड़ोसन सासू की एक बहू। भैया देखो, देखभाल के देना, मेरे लल्ला को आम बड़ा पसंद है। एक भी आम खट्टा निकलाना तो वो पूछेगा भी नहीं। अरे बहन जी, आप फिक्र क्यों करती हो? ये देखो दशहरी आम है, एकदम शहद जैसा मीठा। एक काट के खिला दूं क्या? नहीं नहीं, काट कर मत दिखा, बस ये देख कि तब तो नहीं रहा कहीं से। मेरे आर्यन को थोड़ा सख्त और मीठा आम पसंद है। मैम साहब, इसकी खुशबू ही बता रही है कि माल एकदम नंबर 1 है। आप खुद सूंघ के देख लो। चिलचिलाती गर्मी में माया और विमला दोनों अपने बेटे के लिए आम खरीदने निकली हैं। तभी पीछे से पड़ोसन कमला, सुनीता और विनीता आती हैं। अरे ओ चंपा चमेली, इतनी गर्मी में तुम दोनों घर के बाहर, वो भी आम के ठेले पर। क्या हुआ, कुछ खास है क्या? हाँ विमला, माया, बड़ी छटाई चल रही है। क्या बात है, दोनों इतनी गर्मी में मार्केट में? अब तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? हाँ बहन, बेटा आ रहा है, बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, मेरे बेटे को आम बड़े ही पसंद है, वही लेने आए थे। मैं तो मैंगो रबड़ी, मैंगो शेक और मैंगो मूज बना कर रखूंगी अपने बेटे के लिए। वाह वाह, बड़ी जोरों शोरों पर है तैयारी, लेकिन मानना पड़ेगा तुम दोनों को और तुम्हारी जोड़ी को, बिल्कुल फेविकॉल का जोड़ है भाई। अजब गजब लीला है दोनों की। हाँ भाई, गर्मी हो या सर्दी, दोनों मिल माट के मजा लेती हैं। हाँ बहन, अब क्या करे, 40 साल का साथ है, ऐसी थोड़ी ना छूट जाएगा। अरे हाँ बहन, हम कब कह रहे हैं छोड़ने की, हम तो बस बता रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो विमला, मेरे बेटे के आने की तैयारी करनी है। और लाओ भाई, ये दशहरी तोल दो 2 किलो, और जल्दी कर, हमें घर जाकर और भी काम है। माया और विमला अपना थैला उठाती हैं और घर की ओर बढ़ जाती हैं। घर पहुंचकर दोनों अपने बेटे के आने की तैयारी करने लगती हैं। और शाम के समय घर के बाहर। अरे क्या हुआ विमला, अभी तक नहीं आया क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो कहा था 10 मिनट में आ रहा है। हाँ हाँ, मुझसे भी 10 मिनट ही कहा था, जाने कहाँ फंस गया है। दोनों सहेलियां बाहर खड़ी होकर अपने बेटे का इंतजार कर रही थीं। तभी वो पड़ोसने फिर आती हैं। अरे चंपा चमेली, किसका इंतजार हो रहा है इतनी बेचैनी से? कोई आने वाला है क्या? हाँ, मेरा बेटा आ रहा है। अच्छा, हो गई पढ़ाई पूरी वैसे आर्यन की? आएगा तो सबसे पहले किसके घर जाएगा, माया तुम्हारे या विमला तुम्हारे? अरे हमेशा की तरह माया के पास, आखिर माँ है वो उसकी। हाँ बहन, सही कहा, लेकिन मुझे तो चिंता हो रही है। जब तक आर्यन की शादी नहीं हुई है तब तक तो ठीक है, लेकिन बाद में? क्या बाद में? मतलब क्या बाद में? तुम लोगों के पास अपने घर में कोई काम नहीं है क्या, जो यहाँ झांकती रहती हो? जाओ यहाँ से। अरे भैया, तुम तो भड़क गई। हम तो बस कह रहे थे कि 2 मयान में 1 तलवार कैसे रहेगी। कितनी बेशरम हो ना तुम लोग, अब निकलो यहाँ से। माया और विमला चिल्लाकर पड़ोसन को गुस्से में वहां से भगा देती हैं। वो हंसते हुए चली जाती हैं। अरे कल मुहिया जलती है हमसे। माया तू फिक्र मत कर, 25 साल में अगर हमने बेटे में भेदभाव नहीं किया तो आगे भी नहीं करेंगे। देख देख, शायद गाड़ी आ गई, आ गया हमारा आर्यन। तभी घर के बाहर धूल उड़ाती हुई एक सफेद रंग की एसयूवी रुकती है। गाड़ी से आर्यन उतरते हुए चिल्लाता है, मम्मा, मॉम, आई एम बैक। आर्यन दौड़कर आता है और पहले माया के गले लगता है, फिर विमला के पैर छूता है। दोनों माएं उसकी नजर उतार रही हैं। मेरा बच्चा कितना दुबला हो गया है तू, वहाँ कुछ खाता पीता नहीं था। देख, आज तेरी पसंद के कितने सारे आम लाई हूँ, और मैंने तेरे लिए तेरा फेवरेट मैंगो मूज और शेक फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया है। अब बस जल्दी से अंदर चल, बहुत गर्मी है बाहर। माँ, छोटी माँ रुकिए, मैं अकेला नहीं आया हूँ, आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लाया हूँ। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? आर्यन वापस गाड़ी की तरफ जाता है और पीछे का दरवाजा खोलता है। अंदर से नव्या उतरती है। उसे देखते ही माया और विमला हैरान हो जाती हैं। ये नव्या है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। कॉलेज के सबसे मुश्किल वक्त में इसने मेरा साथ दिया, और आज ये मेरे साथ यहाँ थोड़ा माइंड फ्रेश करने आई है। बेस्ट फ्रेंड? नमस्ते आंटी। आर्यन हमेशा आप दोनों की बातें करता था, कहता था कि उसकी एक नहीं 2 माँ है। आज मिलकर यकीन हो गया कि वो कितना खुशनसीब है। तुम चलो बेटा, अंदर चलो, बाहर बहुत धूप है। आर्यन के साथ नव्या अपना छोटा बैग उठाकर माया के घर के अंदर कदम रखती है। नव्या, तुम थकी हुई हो, आओ, वहां गेस्ट रूम है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर कुछ खाते हैं। नव्या को गेस्ट रूम में भेजने के बाद माया और विमला सोफे पर आर्यन को दोनों तरफ से घेर कर बैठ जाती हैं। आर्यन बेटा, सच सच बता, ये नव्या तेरी बेस्ट फ्रेंड ही है ना, या बात दोस्ती से आगे बढ़ गई है? देख, हमसे कुछ मत छुपाना, हम तेरी माएं हैं। अरे मम्मी, यार आप भी ना,
आते ही शुरू हो गई। नव्या मेरी सिर्फ बहुत अच्छी दोस्त है। कॉलेज में जब मेरी एग्जाम्स के टफ डेज चल रहे थे तब उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया था, और जब वो परेशान थी तो मैंने उसका साथ दिया। बस ऐसे ही हम पक्के वाले बेस्ट फ्रेंड बन गए। बेटा ये सपोर्ट और साथ ही तो आगे जाकर कुछ और बनता है। बेटा दोस्ती ही तो प्यार की पहली सीढ़ी होती है। बेटा हमें तो लड़की बहुत पसंद आई है। अरे आप लोग तो अभी से ही, वो सिर्फ दोस्त है और वो अभी शादी वादी के बारे में कुछ नहीं सोच रही। वो क्या सोच रही है वो हमें पता है। लड़की अपनी फिक्र अपनी आंखों में छुपा कर रखती है। हाँ बेटा, और देख संस्कारी भी कितनी है, आते ही पैर छुए उसने। माया और विमला आर्यन घेर कर बैठी ही थी, तभी दरवाजे से अविनाश और रमेश आते हैं। अरे हमारा शेर आ गया। विमला भाभी, माया, तुम दोनों ने तो बेचारों को सोफे पर ही जकड़ लिया है, कम से कम उसे सांस तो लेने दो। सही कहा अविनाश भाई। आर्यन बेटा, इन दोनों की ममता की क्लास तो पूरी उम्र चलती रहेगी। तू पहले जाकर हाथ मुंह धो ले, फ्रेश हो जा, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। जा बेटा तू फ्रेश हो जा, तब तक हम टेबल लगाते हैं। आर्यन राहत की सांस लेकर अपने कमरे की तरफ भागता है। कुछ देर बाद घर का डाइनिंग टेबल पर विमला की बनाई गर्मा गर्म पूड़ियां और माया का बनाया इटालियन पास्ता दोनों साथ सजे हैं। दोनों परिवार खाना खा रहे हैं। ये देख, तेरी पसंदीदा आम की लौंजी बनाई है, खाकर बता कैसी है। विमला इतनी गर्मी में तू इसे पूड़ियां ठूस रही है। बेटा ये देख, मैंने तेरे लिए स्पेशल पास्ता बनाया है, एकदम लाइट। ये खा, तुझे बहुत पसंद आएगा। अरे अरे, आप दोनों तो मुझे आज ही 1 महीने का खाना खिला दोगी क्या? नव्या तुम भी लो ना, ये आम की लौंजी बहुत टेस्टी है। हे भगवान, यहाँ तो प्यार का कंपटीशन चल रहा है। बेचारा आर्यन खाए तो खाए क्या। आर्यन बेटा, चुपचाप दोनों का दिया हुआ खा ले। वरना आज रात ये दोनों तुझे सोने नहीं देंगे। सही कह रहे हो अविनाश। बेटा नव्या, आप शर्माओ मत, पेट भर कर खाओ। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। आंटी लोगों ने इतना कुछ बना दिया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। मामा दोनों ही बेस्ट हैं। आप लोग बस अब खिलाना बंद करो और खुद भी खाओ। विमला और माया आर्यन को भरपेट खाना खिलाती हैं। उसके बाद आर्यन अपना हाथ ऊपर कर देता है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बस अब मैं और नहीं खा सकता। आप दोनों ने मेरा 2 kg वजन बढ़ा दिया है आज ही। सही कह रहा है बेटा। अगर ये दोनों खिलाने पर आ जाए तो इंसान का वजन एक ही रात में 5 किलो बढ़ जाए। चलो। खाना खाने के बाद सभी गार्डन में बैठने का सोचते हैं। गार्डन में फर्श पर एक बड़ी चटाई बिछी है। नव्या बहुत फुर्ती से विमला और माया की मदद कर रही है। आंटी आप बस आराम से बैठिए, ये लीजिए ड्रिंक्स और ये पंखा, मैं अभी अंदर से बाकी सामान भी ले आती हूँ। देख रही है माया, कितनी सुलझी हुई बच्ची है, हमें तो उठने का मौका ही नहीं दे रही, बिल्कुल घर की बहू की तरह हाथ बटा रही है। सच में विमला, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आज के जमाने की लड़की इतनी शालीन हो सकती है। नव्या वापस आकर उनके पास बैठ जाती है। सच में, वरना आज के बच्चे तो बस फोन में घुसे रहते हैं। नव्या तू भी बैठ जा, बहुत काम कर लिया तूने। सब चटाई पर बैठे होते हैं। नव्या कभी विमला के घर को देखती है तो कभी माया के घर को। वैसे आंटी एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? ये 2-2 घर, 2-2 मम्मी, 2-2 पापा, मतलब आर्यन तूने कॉलेज में बताया तो था, पर मुझे लगा तो मजाक कर रहा है, पर यहाँ तो सच में सब कुछ डबल है। अरे बेटा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? ये घर 2 जरूर है, लेकिन दिल और खुशियाँ एक ही है। पर आंटी ये तालमेल कैसे? मतलब मेरे मम्मी पापा तो पड़ोसियों से पानी की मोटर चलाने पर भी लड़ जाते हैं, और आप लोग तो ऐसे रहते हैं जैसे एक ही परिवार हो। आर्यन तुझे कभी कंफ्यूजन नहीं होता? अरे आदत हो गई है नव्या। अगर मम्मा मना करती हैं तो मैं मॉम के पास चला जाता हूँ, और अगर दोनों मना करते हैं तो समझो वो काम होगा ही नहीं। और अगर दोनों हाँ कर दे तो समझो आर्यन की चांदी ही चांदी है। रमेश भाई, याद है जब इसने पहली बाइक मांगी थी, हम दोनों सोच रहे थे और इन दोनों ने एक एक चेक काट के रख दिया था। बिल्कुल याद है। नव्या बेटा, इस घर में रिश्ते खून से नहीं, इस दिल से जुड़े हैं। यहाँ सब कुछ मिल बांट के होता है। ओ तेरी, ये तो बहुत बढ़िया चीज है यार। कितनी क्लासी लाइफ है इसकी। एक माँ गुस्सा करे तो दूसरी प्यार करने के लिए बैठी है। मेरे घर में तो मम्मी पापा मेरी बात ही नहीं सुनते, हमेशा अपनी चलाते हैं। रात के समय सभी थक कर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह नाश्ता हो चुका है। अविनाश और रमेश अपने ट्रैक सूट में तैयार हैं। विमला, माया, आर्यन और नव्या सोफे पर आराम से बैठे हैं।
चलो भाई रमेश, थोड़ा पसीना बहा कर आते हैं, वरना इन दोनों के हाथ का घी हमें चलने लायक नहीं छोड़ेगा। अरे अरे बिल्कुल, आर्यन बेटा तू आराम कर, हम जरा जॉगिंग करके आते हैं। दोनों पिता बाहर चले जाते हैं। आर्यन भी अपना फोन लेकर बालकनी की तरफ टहलने निकल जाता है। अब विमला जी घर के सोफे पर सिर्फ विमला, माया और नव्या बची हैं। बेटा नव्या, एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानेगी? जी आंटी बताइए। बेटा हम बस ये जानना चाहते हैं कि तुम आर्यन के बारे में क्या सोचती हो। आंटी, आर्यन बहुत ही कमाल का इंसान है। शायद आपको पता नहीं, कॉलेज के दौर में मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। चीजें इतनी खराब थी कि मैं शायद खुद को खत्म करने वाली थी। उस वक्त आर्यन ने मेरा हाथ थाम लिया। उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। बेटा जो हाथ उसने मुश्किल वक्त में थामा था, क्या तुम चाहती हो कि वो ये हाथ उम्र भर के लिए थाम ले? हम चाहते हैं कि तुम इस घर की बहू बनो। पर आंटी ये कैसे? मतलब मैंने कभी इस नजरिए से सोच कर देखो बेटा, तुम्हें एक नहीं दो सांसें मिलेंगी। हम दोनों तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखेंगी। यार ये दोनों अपने बेटे को इतना पागलों की तरह प्यार करती है, तो मुझे कितना प्यार देंगी। दो मम्मियाँ, दो पापा, लाइफ तो सेट हो जाएगी। बताओ बेटा क्या सोच रही हो? आंटी आर्यन बहुत अच्छा है, पर पता नहीं वो मानेगा या नहीं। अरे वो तो बुद्धू है, उसे तो अपनी ही फीलिंग्स का पता नहीं है, पर हमें पता है। हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या जगह है। तुम हमारे घर में बहुत खुश रहोगी बेटा, बस तुम हाँ कर दो। आर्यन जैसा लाइफ पार्टनर और ऐसी फैमिली, इससे बेहतर शायद मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा। अरे बेटा बताना क्या फैसला है तेरा? आंटी अगर आप लोगों को लगता है कि मैं इस घर के लिए सही हूँ और अगर आर्यन को मंजूर है तो मैं तैयार हूँ, कोई एतराज नहीं है मुझे। ये हुई ना बात। विमला और माया ने खुशी के मारे नव्या को गले लगा लिया। तभी आर्यन पसीने में तरबतर जॉगिंग से वापस आता है और तौलिए से गर्दन पहुंच रहा है। तभी विमला और माया उसकी तरफ दौड़ती हैं। पीछे पीछे अविनाश और रमेश भी मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। आर्यन, ओए लल्ला, खुशखबरी है, नव्या ने हाँ कर दी। हाँ बेटा देख, हमने कहा था ना नव्या हाँ कह देगी। नव्या ने हरी झंडी दिखा दी है। अब बता तू तैयार है ना? सच में ममा? मम सच कहूँ तो मैं कब से अपने दिल की बात कहना चाहता था, पर मुझे डर लगता था कि कहीं नव्या मना ना कर दे। मुझे लगा वो अभी शादी के मूड में नहीं है। पागल, तुझे इजहार करना आता ही नहीं है। जा वो बालकनी में खड़ी है, बात कर उससे। नव्या बालकनी की रेलिंग पकड़कर खड़ी होती है। आर्यन धीरे से उसके पीछे जाकर खड़ा होता है। नव्या, तुमने ममा और मॉम को हाँ कह दिया ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा था कि तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो। तुमने कहा था ना कि तुम अब किसी पर जल्दी भरोसा नहीं कर सकती। आर्यन, इंसान पर भरोसा नहीं होता, उसके साथ पर होता है। जब मैं खुद को पसंद नहीं करती थी तब तुमने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया। मेरा हाथ तब थामा जब मैं डूब रही थी। मैंने कभी कहा नहीं, पर मैं तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद करने लगी हूँ। नव्या। और तुम्हारी दोनों मम्मियाँ, बाय गॉड, इनका प्यार और तालमेल देखकर तो मुझे लगता है कि मैं इस घर से ज्यादा सेफ और खुश इस दुनिया में कहीं और नहीं रह सकती। जानते हो नव्या, इस घर की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? माया मॉम और मेरी सगी माँ नहीं है। उन्होंने मुझे मम्मी के साथ मिलकर पाला है। ओह तेरी, ये तो होता है बड़ा दिल। सगी माँ ना होकर भी इतना प्यार, मतलब मुझे भी इतना ही प्यार मिलने वाला है। आर्यन, तुम्हारी दोनों मम्मा का दिल वाकई बहुत बड़ा है। ऐसी सासें किस्मत वालों को मिलती है। आर्यन खुश होकर नव्या को गले लगा लेता है। तभी अरे अरे, अब हटो भी, तुम्हारे अंदर से पसीने की बदबू आ रही है। जाओ जाकर नहाओ पहले, पागल कहीं के। नव्या की बात सुनकर आर्यन हंसने लगता है और फिर विमला और माया दोनों को एक साथ अपने गले लगा लेता है। दोनों की शादी की डेट फाइनल हो जाती है और कुछ दिन बाद माया के घर में सोफे पर विमला, माया, अविनाश और रमेश बैठे हैं। सामने शादी के कार्ड्स के सैंपल और लंबी लिस्ट खुली पड़ी है। नव्या और आर्यन पास ही खड़े हैं। देखो भाई, शादी बिल्कुल रीति रिवाजों से होगी। विनायक जी की स्थापना मेरे घर में होगी और हल्दी का फंक्शन भी वहीं होगा। आंगन वहाँ बड़ा है हमारा। संगीत और कॉकटेल नाइट मेरे यहाँ होगी। मैंने डेकोरेटर से बात कर ली है, पूरी बालकनी को फेयरी लाइट से सजवाऊंगी। नव्या को भी मॉडर्न चीजें पसंद है। क्यों नव्या? आंटी, मुझे तो दोनों घर पसंद है, जहाँ आप लोग कहें। अरे लो भाई, शादियां तो बाद में होंगी, पहले इन दोनों की बॉर्डर वाली पंचायत खत्म हो जाए। रमेश भाई, बजट डायरी संभाल लो, यहाँ खर्चा डबल होने वाला है। बजट तो ठीक है, बस ये देख लेना कि पंडित जी एक ही बुलाने हैं या दो, क्योंकि यहाँ तो हर चीज के दो दो दावेदार हैं। सभी लोग हंसते हैं। उसके बाद देखो, अब शादी के फंक्शन की तैयारी तो हो ही जाएगी, लेकिन खरीदारी तो करनी पड़ेगी ना।
तो चलो हम अपनी बहू को शॉपिंग करा लाते हैं। अरे मुझे शॉपिंग कौन कराएगा? अरे भाई, अभी तुम्हारे दो बाप जिंदा हैं, हम कराएंगे तुम्हें शॉपिंग। चलो भाई, तैयार हो जाओ। सभी लोग तैयार होकर गाड़ियों में बैठकर घर से निकलते हैं और मॉल के एक बड़े लहंगे वाले शोरूम में सब खड़े हैं। विमला एक तरफ भारी लाल बनारसी लहंगा पकड़े है और माया दूसरी तरफ पेस्टल पिंक डिजाइनर गाउन दिखा रही है। ये देखो नव्या, असली पारंपरिक बहू तो लाल जोड़े में ही अच्छी लगती है, खानदानी लगता है एकदम। अरे विमला, क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई। नव्या की हाइट और रंग पर ये पेस्टल पिंक गाउन खिलेगा, एकदम बॉलीवुड स्टाइल। मैडम, बुरा मत मानिएगा, पर बहू की सगी सास कौन है? पसंद किसकी पक्की करूं? हम दोनों ही सगी हैं और पसंद वो होगी जो नव्या को पसंद आएगी। विमला और माया नव्या को खरीदारी कर ही रही होती हैं, तभी वहां उन्हें उनकी पड़ोसन सुनीता और विनीता मिलती हैं। अरे वाह, यहाँ तो शॉपिंग चल रही है, पर बेचारी बहू आखिर जाए तो जाए कहाँ। और क्या, अभी तो शुरुआत है। शादी में गहने कौन से घर के पहनेगी, विमला के या माया के? देख लेना नव्या, दो सासों के बीच में तुम सैंडविच बन जाओगी। सुनीता, तुम अपना सैंडविच अपने पास रखो। हमारी बहू दोनों घरों के गहने पहनेगी बारी बारी से, और तुम्हें इनवाइट कर दिया है ना, बस वहीं आकर खाना खाना, यहाँ पंचायत मत करो। दो सासों के साथ शॉपिंग करने के बाद नव्या जैसे ही मॉल से बाहर निकलती है, उसे उसकी सहेली मिल जाती है। नव्या मॉल के बाहर अपनी सहेली पिंकी से टकराती है। पिंकी नव्या के हाथों में ढेरों शॉपिंग बैग्स देखकर दंग रह जाती है। ओ तेरी नव्या, ये तूने पूरा मॉल ही खरीद लिया क्या? और ये तेरे साथ में कौन है? धीरे बोल पिंकी, ये मेरी दोनों होने वाली सासें हैं। बेटा नव्या, तुम अपनी सहेली से बात करो, हम सामान गाड़ी में रख कर आते हैं। ठीक है मॉम। माया और विमला गाड़ी की तरफ सामान रखने जाती हैं, तभी नव्या की सहेली, ओए पागल हो गई है क्या? दो सासें, लोग एक से पीछे छुड़ाने की दुआ मांगते हैं और तू दो के साथ शॉपिंग कर रही है। तेरी तो वाट लग जाएगी यार, दोनों तुझे सैंडविच बना देगी। सैंडविच नहीं पिंकी, मैं इस वक्त बर्गर की पैटी हूँ, जिसे दोनों तरफ से मक्खन मिल रहा है। देख, विमला आंटी ने मुझे खानदानी भारी हार दिलाया है और माया आंटी ने ये लेटेस्ट डायमंड ब्रेसलेट। एक मना करती है तो दूसरी तुरंत दिला देती है। मेरी तो मौज है भाई। ये तो बहुत ही क्लासी डील है यार। मेरे घर में तो एक मम्मी ही सारा दिन टोकती रहती है। सही में यार, मेरी अपनी माँ ने तो हमेशा मेरी पसंद को रिजेक्ट किया, पर यहाँ तो कंपटीशन चल रहा है कि कौन मुझे ज्यादा खुश रखेगा। दो सासों का मतलब है डबल बजट और डबल प्यार। नव्या अपनी सहेली से बात कर ही रही होती है कि तभी माया और विमला वापस आ जाती हैं और नव्या उनके घर आ जाती है। घर में शादी की तैयारी शुरू होती है और आज हल्दी वाले दिन विमला के घर का आंगन पीले फूलों से सजा है। नव्या पीले सूट में बैठी है, विमला पूरे चाव से उपटन लगा रही है और तभी माया वहां पहुंचती है। विमला, ये कैसा उपटन लगा रही है? नव्या की स्किन सेंसिटिव है, ज्यादा मत रगड़। मैंने स्पेशल केसर चंदन का पैक बनाया है, वो लगा इसके चेहरे पर। अरे माया, ये घर का बना उपटन है, दादी नानी की जमाने का। इससे जो निखार आएगा ना, वो तेरे पार्लर के पैक से नहीं आएगा। तभी पड़ोसन विनीता और सुनीता वहां टपक पड़ती हैं। अरे वाह विमला, शादी की तैयारियां तो जोरों शोरों की है, लेकिन बहू के पैर किसकी दहलीज पर पड़ेंगे पहले? हाँ भाई, आखिर दो सासों के ससुराल में एक एक बहू बेचारी क्या क्या करेगी। विनीता, तुम अपनी ये मिर्च मसाले वाली बातें बंद करो। मेरी बहू है, जहाँ हम कहेंगे वहीं पैर रखेगी, और तुम लोगों को बस आग लगाने का बहाना चाहिए। चलो नव्या बेटा, अंदर चलो, अब मेरा वाला पैक लगाएंगे। हल्दी 1, सासे 2 और ड्रामे 1000। पर सच कहूँ तो ये दोनों जितना मेरे लिए लड़ती है, उतना ही मुझे खास महसूस होता है। इसी तरह आर्यन को दोनों माँ मिलकर शादी के सारे फंक्शन निपटाती हैं और नव्या की शादी आर्यन से हो जाती है और नव्या विदा होकर विमला के घर आती है। ये सब देखकर, क्यों माया, विदा तो विमला के घर में करवा दिया, पर ध्यान रखना वो सगी माँ है, कहीं बहू के साथ साथ बेटा भी न चले जाए। सुनीता बहन, जैसे आर्यन हम दोनों का बेटा है, वैसे ही ये बहू भी हम दोनों की है। तुम अपनी चिंता करो, हमारी खुशियाँ हम मिल बांट लेंगे। विदाई के बाद नव्या अगली सुबह नव्या की पहली रसोई थी। विमला नव्या के पास एक भारी लाल बनारसी साड़ी और भारी गहने लेकर आती है। नव्या अभी सोकर ही उठी थी। चल बेटा, जल्दी से तैयार हो जा, पहली रसोई का शगुन है। सिर पर पल्ला कर लेना और ये भारी साड़ी पहन लो। अब हम माया के घर चलेंगे, आज रसोई वहीं होगी। नव्या वो भारी साड़ी पहनकर सिर पर बड़ा सा पल्ला लेकर माया के घर पहुंचती है। माया उसे देखते ही ठिठक जाती है। अरे विमला, ये क्या किया तूने? बेचारी बच्ची को चलता फिरता ज्वेलरी स्टोर बना दिया है। ये भारी साड़ी पहनकर वो किचन में काम करेगी या वजन संभालेगी? नव्या बेटा, ये सब उतारो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा डिजाइनर सूट निकाला है, वही पहनो, मॉडर्न दिखना चाहिए बहू को।
नहीं माया, पहली रसोई है, रीति रिवाजों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। बहू साड़ी में ही अच्छी लगती है। मम्मी जी आप दोनों परेशान मत होइए, मैं ये सूट पहन लेती हूँ, लेकिन सिर पर पल्ला रख लूंगी। सूट और पल्ला दोनों की बात रह जाएगी। दोनों सास खुश हो जाती हैं। वहीं नव्या सूट पहन कर आती है और किचन में खड़ी है। माया और विमला दोनों उसके अगल बगल खड़ी हैं। देख बेटा, पहली रसोई में हमेशा शुद्ध घी का हलवा और पूरी बनती है। खूब सारा मेवा डालना, एकदम शाही लगना चाहिए। ओहो विमला, इतना मीठा और घी आजकल कौन खाता है? सबको कैलोरीज की चिंता है। नव्या एक काम कर, शुगर फ्री डार्क चॉकलेट मूज बना ले या एप्पल पाई। कोई मूज वूज नहीं चलेगा, शुभ काम में हलवा पूरी ही बनती है। आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं दोनों बना देती हूँ। नव्या ने टेबल पर हलवा पूरी और चॉकलेट मूस दोनों सजा दिए हैं। अविनाश और रमेश और आर्यन खाने के लिए बैठे हैं। अरे वाह, बहू के हाथ में तो जादू है। रमेश भाई, ऐसी पूरियां तो सालों बाद खाई है। और ये चॉकलेट वाला, ये क्या है? अरे भाई, ये भी बड़ा लाजवाब है। मानना पड़ेगा, हमारी बहू ने तो इन दोनों के बीच ऐसा तालमेल बिठाया है कि मजा आ गया। मैंने कहा था ना पापा, नव्या सबको हैंडल कर लेगी। विमला और माया एक दूसरे को देखती हैं। विमला नव्या की नजर उतारती है और माया उसकी बलाएं लेती है। मेरी बहू वाकई हीरा है, दोनों का मान रख लिया इसने। सच में हमारी जोड़ी को अब एक परफेक्ट तीसरा कोना मिल गया है। देख नव्या, सियानी तो तू ही है। दो सासों का मतलब है डबल तारीफ और डबल आशीर्वाद। बस ऐसे ही बैलेंस बनाकर रख। तेरी लाइफ तो सच में सुपर क्लासी है। पहली रसोई के बाद नव्या विमला के घर में अपने कमरे में आराम कर रही है। तभी विमला हाथ में एक भारी मखमली डिब्बा लेकर अंदर आती है। ये ले बहू, ये हमारे खानदानी भारी भरकम गहने हैं। शाम को तैयार हो जाना, हम दोनों मंदिर चलेंगे। अभी नव्या कुछ बोलती उससे पहले ही पीछे से माया हाथ में एक स्टाइलिश शॉपिंग बैग लेकर आ जाती है। अरे ओ विमला, शाम को मंदिर नहीं, मेरे क्लब में फ्रेंड की एनिवर्सरी पार्टी है। नव्या वहाँ ये ब्लैक गाउन पहन कर जाएगी। मैंने सबको बोल दिया है कि मेरा बेटा बहू आ रहे हैं। नव्या तुम तैयार रहना। पर एक साथ दो जगह कैसे? नव्या शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को इमेजिन करने लगती है। ओह माय गॉड, नहीं, मैं ऐसी कॉकटेल नहीं बन सकती। ये तो खिचड़ी बन जाएगी। मम्मी, मॉम, पहले मैं आपके साथ मंदिर चलती हूँ, फिर चेंज करके हम क्लब चलेंगे। डन? हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नव्या पहले अपनी सास विमला जी के साथ मंदिर जाती है और भगवान का आशीर्वाद लेती है। उसके बाद रात को गाउन पहनकर माया जी के साथ क्लब जाती है और इसी तरह वो अपनी दो सासों को खुश रख रही थी। और फिर एक दिन सभी हॉल में बैठे थे, तभी माया और विमला दोनों 2 लिफाफे लेकर आती हैं। मम्मी, मॉम, क्या है इन लिफाफों में? खुद देख लो। आर्यन और नव्या एक एक लिफाफा खोलती हैं। एक लिफाफे में वैष्णो देवी की टिकटें हैं और दूसरे में मालदीव्स की। आर्यन, ये तो दोनों सेम डेट्स की टिकट हैं। हम एक साथ दो जगह कैसे जाएंगे? पहले माता रानी के दर्शन जरूरी है, आशीर्वाद मिलेगा तो ही यात्रा सफल होगी। अरे इस मौसम में कटरा में बहुत भीड़ होगी। मालदीव्स में रिलैक्स करेंगे, वहाँ की शांति कितनी अच्छी है। एक काम करो, पहले कटरा जाते हैं, वहीं से मालदीव्स निकल जाएंगे। पर मेरी मुश्किल तो समझो, कटरा में बहुत ठंड होगी और मालदीव्स में गर्मी। मैं सूटकेस में ऊनी स्वेटर और शॉल रखूं या शॉर्ट्स और बिकनी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिर में आर्यन फ्लाइट की टिकटें एक्सटेंड कराता है और आर्यन और नव्या पहले कटरा जाकर माता रानी के दर्शन करते हैं और फिर मालदीव्स के लिए निकलते हैं। वैष्णो देवी में नव्या ने सिर पर पल्ला किया है और वहीं मालदीव में वो नीला समंदर के बीच स्टाइलिश शॉर्ट्स और हैट पहनकर बैठी होती है। 15 दिन घूमने के बाद नव्या और आर्यन घर वापस आते हैं। दोनों माएं दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही हैं। आ गए मेरे बच्चे। देख माया, माता रानी का प्रसाद और चुन्नी लेकर आई है। और देखो विमला, कितनी अच्छी फोटो खिंचवाई है मालदीव्स में। मेरी बहू कितनी चिक लग रही है। वैष्णो देवी की चढ़ाई और मालदीव्स की मस्ती, पैरों में दर्द हो गया मेरे तो। हनीमून से आने के बाद कुछ दिन गुजरते हैं। नव्या अपनी दो सासों के ससुराल में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही होती है। तभी एक दिन विमला चुपचाप सब्जी काट रही है। तभी सुनीता और विनीता वहां आ धमकती हैं। क्यों विमला, सुना है कल तेरी बहू माया के साथ क्लब गई थी? बड़ी मॉडर्न दिख रही थी फोटो में तो। हमें तो लगा था कि विमला की बहू तो कम से कम साड़ी में तो रहेगी। अरे बहन, बेटा भी तेरा, बहू भी तेरी, पर मजे तो माया लूट रही है। कल ही मेरी बहू से नव्या कह रही थी कि माया माँ की चॉइस कितनी क्लासी है। देख लेना विमला, धीरे धीरे तेरा बेटा और तेरी बहू दोनों माया की तरफ खिसक जाएंगे। विमला के हाथ से चाकू रुक जाता है। उनके दिल में एक अजीब सी टीस उठती है। क्या वाकई नव्या को माया ज्यादा पसंद आने लगी है?
तभी नव्या अपने कमरे से बाहर आती है। उसने एक सिंपल सा सूट पहना है और फोन पर माया से हंस हंस कर बात कर रही है। हाँ माया मम्मा, वो वाला गाउन सच में बहुत सुंदर है। हम संडे को पक्का चलेंगे शॉपिंग पर। संडे को कहीं नहीं जाना। संडे को हमारे घर की कुल देवी पूजा है और तुझे घर पर रहकर सफाई और प्रसाद में मदद करनी है। पर बड़ी माँ, माया मम्मा ने पहले ही प्रोग्राम बना लिया था, तो क्या अब हर बात माया से पूछकर होगी? क्या इस घर के रीति रिवाज अब क्लब और शॉपिंग के आगे कुछ भी नहीं? विदा मैंने करवाया है, हक पहले मेरा है। जाओ जाकर साड़ी बदलो, ये सूट पहनकर सारा दिन यहाँ वहाँ घूमना बंद करो। माया वहीं दरवाजे पर खड़ी सब सुन लेती है। उसका पारा चढ़ जाता है। विमला, ये क्या तरीका है बात करने का? नव्या कोई बच्ची नहीं है जिसे तू जब चाहे डांट दे। और संडे का प्लान मैंने बनाया था, तू तो मुझसे बात करती। बहू पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रही है? क्यों ना निकालू, तू तो इसे बिगाड़ने में लगी है। मॉडर्न बनाने के चक्कर में तू इसे मेरे संस्कारों से दूर लेकर जा रही है। आर्यन मेरा बेटा है और नव्या मेरी बहू है। विमला, ये तू बोल रही है? 25 साल की दोस्ती और ममता को तू एक पल में भूल गई? नव्या अपने कमरे के कोने में खड़ी होकर दोनों को लड़ते देख रही है। उसका चेहरा उतर गया है। ओ तेरी, ये तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया। माँ इतनी पॉजिटिव क्यों हो रही है? आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। मैं संडे को घर पर ही रहूंगी। देखा, इसे कहते संस्कार। तू जा माया, अपना संडे बना। माया बिना कुछ बोले अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां से चली जाती है। और अब विमला ने नव्या पर पाबंदियां लगा दी हैं। वो आर्यन और नव्या को न माया से बातें करने देती है और न उनके घर जाने देती है। दोनों पिता ये देखकर परेशान होते हैं। अरे भाई रमेश, दोनों के दिलों में उतनी दूरियां कैसे आ गई? अरे भाई पता नहीं अब इनकी दूरियां कैसे खत्म होंगी। मेरे पास एक प्लान है, बस दोनों को एक साथ लाना है। आर्यन और नव्या मिलकर एक डिनर प्लान करते हैं, जहां डाइनिंग टेबल पर विमला ने कढ़ी चावल रखे हैं और माया ने कीटो डाइट सैलेड। दोनों नव्या को अपनी अपनी डिश खिलाने के लिए जोर दे रही हैं। बेटा, ये गर्मा गर्म कढ़ी खा, शरीर में ताकत आएगी। नहीं नव्या, ये सैलेड खाओ, स्किन ग्लो करेगी। नव्या बिना कुछ बोले कढ़ी के ऊपर सारा सैलेड डाल देती है और पागलों की तरह उसे ठूसने लगती है। अचानक वो जोर जोर से रोने लगती है और चम्मच पटक देती है। अरे क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? मेरी हालत खराब हो गई आप दोनों के बीच में। मेरी जिंदगी की वॉट लग गई है। एक कहती है मिस वर्ल्ड बनो, दूसरी कहती है मदर इंडिया बनो। एक कहती है सादा खाना खाओ, दूसरी कहती है कीटो डाइट लो। मैं इंसान हूँ या कोई मशीन? मैं पिस गई हूँ आप दोनों की इस लड़ाई में। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। नव्या अपने कमरे में जाती है और अपना सारा सामान पैक करने लगती है और अपने सूटकेस उठाकर घर से बाहर जा ही रही होती है। तभी विमला जी और माया जी उसके पैर पकड़ लेती हैं। बेटा, हमें माफ कर दो। हम तो तुम्हें प्यार करना चाह रही थी, लेकिन अगर तुम्हें 2-2 सासों के ससुराल की एक बहू बनने में इतनी परेशानी है तो मैं हमेशा के लिए शहर छोड़कर चली जाऊंगी। वैसे भी मेरी सहेली विमला नहीं चाहती कि तुम मुझसे घुलना मिलना रखो। अरे ये सब तुझे किसने कहा माया? मैं तो बस थोड़ा सा पॉजिटिव हो गई थी। मुझे माफ कर दे। और नव्या बेटा, तुम भी मुझे माफ कर दो। अपनी बहस के चक्कर में हमने तुम्हें इतना परेशान कर दिया। नहीं, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आप दोनों इसी तरह आपस में बहस करती रहोगे और मैं आप दोनों के बीच में सैंडविच बनकर पिसती रहूंगी। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। नव्या जबरदस्ती घर से बाहर जा ही रही होती है कि तभी आर्यन आगे आता है और नव्या का हाथ थाम लेता है। नव्या, तुम जिन्हें लड़ते देख रही हो वो सिर्फ सहेलियां नहीं हैं। मम्मी आज इसे सच बता ही देते हैं। विमला, याद है बिल्कुल ऐसी ही गर्मी की रात थी जब हम अपने आने वाले बच्चों के सपने देखते थे। हम सोचते थे कि हमारी डिलीवरी साथ में होगी, हमारे बच्चे एक साथ इस घर पर खेलेंगे कूदेंगे। हाँ माया, पर हमारा वो सपना तो तभी टूट गया जब डॉक्टर ने कहा कि तेरा बच्चा नहीं रहा और तू कभी माँ नहीं बन पाएगी। और ये सब हुआ था सिर्फ मेरे बच्चे को बचाने के लिए। तूने मेरी कोख बचाने के लिए अपनी कोख की कुर्बानी दे दी। अरे पगली, रोती क्यों है? उस दिन अगर मैंने अपना आर्यन तेरी गोद में ना डाला होता तो आज ये घर इतना खुशहाल होता क्या? आर्यन मेरा भी उतना ही है जितना तेरा। सच कहती हूँ, और मैं बेवकूफ थी जो असुरक्षित महसूस कर रही थी और आर्यन और नव्या को तुझसे दूर करना चाहती थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगती हैं और एक दूसरे से माफी मांगती हैं। देखा ना आर्यन, कहा था ना अपना प्लान कामयाब होगा। हाँ यार, यू आर टू गुड। और नव्या बेटा, हमें माफ कर दे। हम आज के बाद तुझ पर अपनी मर्जी कभी नहीं थोपेंगे। दोनों सहेलियों के बीच की गलतफहमी दूर हो जाती है और अगले दिन घर में एक बड़ा व्हाइट बोर्ड लगा है। नव्या हाथ में मार्कर लेकर एक चार्ट के सामने खड़ी है। पूरी फैमिली सामने बैठी है।
तो सुनिए, अब इस घर में मैनेजमेंट चलेगा। सोमवार मंगलवार में माया मम्मी की पसंद का वर्कआउट और कीटो डाइट फॉलो करूंगी। बुधवार गुरुवार मैं विमला मम्मी की तरह साड़ी पहनूंगी और उनके हाथ की कढ़ी चावल खाऊंगी। और बाकी दिन मेरी मर्जी चलेगी। खुश, बहुत खुश। शाबाश, इसे कहते हैं दो दो सासों की एक बहू का मैनेजमेंट। इसके बाद माया और विमला दोनों ही नव्या के मैनेजमेंट को फॉलो करती हैं और पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दो दो सासों की एक बहू बनना आसान है या मुश्किल? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।